आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने पढ़ लिया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों जगहों पर, लंग्स और ब्लड के बीच भी हमने एक्सचेंज पढ़ लिया था, और टिश्यू और ब्लड के बीच भी पढ़ लिया था हमने एक्सचेंज। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू ब्लड, ये पढ़ने वाले हैं हम गैसेस का, ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी। ठीक है, तो दरअसल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की मदद से 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जबकि केवल 3% ऑक्सीजन ही ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल स्टेट या डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर CO2 की बात करें तो लगभग 23%, या फिर ये कहो कि 22 मीन्स 20 से लेकर 25% तक CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है हीमोग्लोबिन की मदद से। ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन की मदद से कितना किया जाता था 97, जबकि यहाँ पर कितना है 20 से 25, या एवरेज ले लो 23%। कुछ बुक्स में 23 ही डायरेक्टली लिखा होता है। ठीक है, ओके। जबकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, हाँ, ब्लड के द्वारा और आरबीसी की मदद से ही। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी की मदद से ही, लेकिन किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, देखेंगे डिटेल में अभी। जबकि केवल 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो हम पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम जानते ही हैं पिछली क्लासेस की नॉलेज के हिसाब से कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इवन आरबीसी का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही है। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये जो पिगमेंट होता है, इससे ऑक्सीजन कंबाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है ना। जैसे ऑक्सीजन O2 और हीमोग्लोबिन को Hb लिखते हैं, तो Hb और O2 ये बन गया HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब ब्लड लंग्स के पास होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे। मीन्स जब पार्शियल प्रेशर जहाँ पर ऑक्सीजन का इंक्रीज होगा वहाँ हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करके ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा वहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाने वाली है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो तो इस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट ओनली द फैक्टर which regulate this reaction, other factor also regulate this reaction। तो अदर फैक्टर क्या है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि CO2 का पार्शियल प्रेशर भी जिम्मेदार है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी जिम्मेदार है, टेम्परेचर भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के साथ साथ कई और फैक्टर भी हैं जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएंगे या बैकवर्ड लाएंगे, इस चीज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 100 ml ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो 100 ml ब्लड
उसमें दरअसल कितने ml ऑक्सीजन होती है, तो 5 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। तो अगर हम वही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन का मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जुड़ना, और जो डिसोसिएशन होता है, अगर हम उसके बीच, है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और ये एरो का निशान लगाओ यहाँ HbO2, इसके बीच जो रिलेशनशिप होती है कि कितनी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से कितना परसेंट एसोसिएशन होता जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता जाएगा। तो इसके बीच अगर हम एक ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ हमें सिग्मोइड शेप का मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है, जब हम ग्राफ खींचें किस किस के बीच, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और एसोसिएशन, ठीक है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, ठीक है। देखते हैं इसको, और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि वो जो सभी फैक्टर्स हैं, वो सभी फैक्टर किस किस तरह से अफेक्ट करते हैं इस एसोसिएशन को या डिसोसिएशन को। ये कर्व है, तो इधर हमने इस एक्सिस पर रख लिया परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मीन्स HbO2 कितने परसेंट बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर 100 Hb है, 100 हीमोग्लोबिन है, और पता चला ये क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो 20 मिलीमीटर Hg पार्शियल प्रेशर है, उस समय अगर 30% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, ठीक है, और जब 40 पार्शियल प्रेशर है 40 मिलीमीटर Hg, उस समय 60 से भी ज़्यादा, इवन 80 70 से भी ज़्यादा, लगभग 72 या 73 हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। और जब ये 60 है पार्शियल प्रेशर, तो ये 90 हो गया, 90%, ठीक है। जब यहाँ 80 पार्शियल प्रेशर है तो ये लगभग 100 से थोड़ा सा कम सैचुरेट हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं शुरू में तो क्या होता है, जब यहाँ पर वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे यहाँ 20 में कितना था 30, अगर ये लीनियर हो इनकी रिलेशनशिप तो क्या होगा, अगले 20 बढ़ाओगे तो यहाँ भी 30 ही बढ़ जाएगा, यहाँ 60 हो जाता अगर लीनियर होती इसकी रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ लीनियर रिलेशनशिप है नहीं। यहाँ देखो यहाँ हो क्या रहा है, जब शुरू में पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो बड़ी तेज़ी से, या ये कहो एक्सेलरेट होता है सैचुरेशन। एक्सेलरेट का मतलब जितना यहाँ बढ़ाओगे उससे ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है ना। तो जैसे अगर यहाँ पर इसका एंगल देखो और यहाँ इसका एंगल देखोगे तो एंगल यहाँ के मुकाबले यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, एंगल यहाँ ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे देख रहे हो आप एंगल कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कर्व है, इस वाली शेप को, इस कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है, सिग्मोइड कर्व। अब वो जो फैक्टर्स होते हैं, जो हमने फैक्टर्स की बात करी थी कि CO2 का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और हाइड्रोजन आयन या फिर टेम्परेचर, उनके घटने बढ़ने से ये जो ग्राफ है वो या तो राइट शिफ्ट हो जाता है या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो किस सेट ऑफ फैक्टर की वजह से, कौन से फैक्टर्स के ग्रुप की वजह से ये राइट की तरफ होता है शिफ्ट, और कौन से ग्रुप की वजह से, कौन से सेट ऑफ फैक्टर की वजह से ये
लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, वो है P50। तो P50 का मतलब क्या, यहाँ देखने से क्या समझ आ रहा है, दरअसल ये 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है। ठीक है, तो आखिर यहाँ पर P50 की वैल्यू है 28 मान लो। ठीक है, P50 यहाँ पर कितना है, 28 मिलीमीटर Hg। तो आखिर यहाँ ऑक्सीजन के कितने प्रेशर की वजह से 50% ऑक्सीजन सैचुरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम P50। तो कभी कभार P50 की वैल्यू 28 है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो P50 की वैल्यू घट बढ़ सकती है। तो जब P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब जो कर्व है किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट को शिफ्ट हो जाएगा। और P50 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, यहां पर P50 की वैल्यू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुई है, मीन्स डिक्रीज हो गई, P50 वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब P50 वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि दरअसल कम प्रेशर पर ही 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। तो आखिर ऐसी क्या कंडीशंस हो गई, ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि पहले 28 थी वैल्यू, मीन्स यहाँ 28 पार्शियल प्रेशर होता, 28, तब कहीं जाके 50% सैचुरेट हो रहा था। अभी तो केवल 20 मिलीमीटर Hg ऑक्सीजन है, उस पर ही 50% हो गया। तो ऐसी ऐसी क्या कंडीशन आ गई, तो वो कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन जरूर ये वाली है, कौन सी, कि या तो PCO2 मीन्स CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया है ना, कम हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो भी दरअसल P50 की वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर H प्लस का नंबर भी कम हो जाए, तब भी P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से भी ये हो जाएगा। और अगर pH इंक्रीज होगा तो ये तो हम जानते हैं, अगर H प्लस कम होगा तो pH की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, pH की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये बढ़ता है तो pH की वैल्यू डिक्रीज करती है और एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, या फिर O2 इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें से ये अगर कंडीशन अप्लाई होती हैं, इनकी वजह से P50 वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। और अगर P50 वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो हम जानते हैं कि जो एफिनिटी है मीन्स हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज कर जाती है ना। तो इन फैक्टर की वजह से P50 वैल्यू डिक्रीज करेगी और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगी। और आप समझ ही रहे हो कि हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा, है ना, हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये सब जो कंडीशन होती हैं वो कहाँ होती हैं, लंग्स में होती हैं। जब ब्लड लंग्स में आता है तो आप जानते हो वहाँ लंग्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई। और आप जानते हो क्योंकि लंग्स लगातार CO2 को रिमूव करते रहते हैं तो पार्शियल प्रेशर CO2 का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड में जब CO2 मिक्स हो जाती है तो CO2 और वाटर की वजह से जो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जितना ज़्यादा होगा कार्बोनिक एसिड उतना ज़्यादा होगा H+। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, अगर CO2 डिक्रीज होगा तो कार्बोनिक एसिड भी डिक्रीज होगा और कार्बोनिक एसिड डिक्रीज होगा तो H+ भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और लंग्स में हमेशा एयर बाहर से आती है एटमॉस्फेयर से, तो
बॉडी के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में लंग्स का टेम्परेचर भी कम ही होगा, ठीक है। और H+ कम हुआ है तो pH भी इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी, ये तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। तो लंग्स में ये सारी कंडीशन होंगी और इन कंडीशन की वजह से P50 वैल्यू डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी, एसोसिएशन होगा, ठीक है। अब जब ब्लड बॉडी में पहुंचता है, टिश्यूज में पहुंचता है, तो ये सारी जो कंडीशन है, जो फैक्टर्स हैं, वो एल्टर हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे बात करें टिश्यूज में, तो टिश्यूज तो लगातार, क्योंकि टिश्यूज में लगातार वो रेस्पिरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो वहाँ CO2 लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ CO2 की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती रहेगी, पार्शियल प्रेशर बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा उसकी वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड मीन्स H+ भी इंक्रीज होगा, और H+ इंक्रीज करेगा तो pH डिक्रीज करेगा। और हमने अभी बात की थी कि बॉडी में टिश्यूज में टेम्परेचर ज़्यादा होगा लंग्स के मुकाबले, और जबकि जो टिश्यूज हैं वो लगातार ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन का अमाउंट घटता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो अगर ये सभी कंडीशन हैं, ये सभी फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर की वजह से P50 वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। P50 वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब है कि अब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए 50% हीमोग्लोबिन के सैचुरेट होने के लिए, ठीक है। तो P50 वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और इसका बढ़ना, इंक्रीज होना दरअसल जो एफिनिटी है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवार्ड्स ऑक्सीजन, वो डिक्रीज हो जाती है, वो घट जाती है। और घट जाएगी तो एसोसिएशन नहीं होगा बल्कि डिसोसिएशन होगा। अभी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूटने लगेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो हमने ये जो ग्राफ था, ठीक है, जो ग्राफ था वो देखा, डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, P50 क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो P50 वैल्यू का मतलब क्या हुआ, P50 इज द ऑक्सीजन टेंशन व्हेन हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। इन एल्व्यूलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, lesser H+ concentration and lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. When hemoglobin oxygen affinity increases, the oxyhemoglobin dissociation curve shift to the left and decreases P50 value. Whereas in the tissues where low PO2, high PCO2, high H+ concentration and higher temperature exist, the conditions are favorable for dissociation. तो कर्व कब लेफ्ट जाता है, कब राइट जाता है, राइट जाता है तो डिसोसिएशन होता है, लेफ्ट जाता है तो एसोसिएशन होता है, ठीक है। When hemoglobin oxygen affinity decreases, the oxyhemoglobin dissociation curve shift toward right and increases P50. तो हमने अभी जो ट्रांसपोर्ट देखा ऑक्सीजन का, वो हीमोग्लोबिन के साथ देखा, और हम जानते ही हैं ये 90%, 97% वैल्यू होती है, जबकि 3% सिंपली प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं डिटेल में। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हम जान चुके हैं 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहला तरीका है इसमें से ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होना।
23% होता है, हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों कंबाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते थे, जबकि यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो होता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये अमीनो और जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो इसमें भी वही है सेम, पार्शियल प्रेशर CO2 का रेस्पॉन्सिबल होता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन इधर मूव कर जाएगी, ठीक है, और अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का डिक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो टिश्यूज में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाती है, जबकि लंग्स में CO2 की कमी होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। वही लिखा है, कहाँ पर लो CO2 है, कहाँ पर हाई CO2 है ना, और ऑक्सीजन के बारे में भी है। तो ये सिंपल है बेसिकली। अब अगर हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और वो होता है 70%। कितना? 70%। तो होता क्या है, आरबीसी में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वैसे वो एंजाइम प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लाज्मा में काफ़ी कम होता है ये वाला एंजाइम, आरबीसी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और वो जो एंजाइम है वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? CO2 और H2O दोनों को जोड़ के H2CO3 बना देता है ना, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो आरबीसी में एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जैसे ही CO2 आरबीसी के अंदर पहुंचता है वो वाटर के साथ कंबाइंड होके बन जाता है तुरंत कार्बोनिक एसिड, और वही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसने ये काम किया था वो आगे भी रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देता है। वो दरअसल इस कार्बोनिक एसिड को बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में तोड़ देता है, हाइड्रोजन आयन में तोड़ देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। वैसे तो सिंपली आपके सिलेबस में इतना ही है कि जैसे ही टिश्यू से CO2 यहाँ आएगी, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, रिएक्शन इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो जाएगी, और अगर जब ये लंग्स में पहुँचेगा तो वहाँ क्योंकि CO2 का अमाउंट घटने लगता है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चली जाएगी। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ, एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा कभी आपकी 11th सिलेबस में आ सकता है, ठीक है, कि दरअसल ये है क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। जो अंदर ये बाइकार्बोनेट बना, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, ये ट्रांसपोर्ट होके आ जाता है बाहर एक प्रोटीन, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए। इस मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, उसके द्वारा ये बाइकार्बोनेट आ जाता है बाहर, क्योंकि ये बड़ा है, आयन साइज में बड़ा है। अब आयन मीन्स प्लस माइनस को बैलेंस करने के लिए, आयन्स को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव बाहर आया तो नेगेटिव ये छोटा आयन अंदर चला जाता है, कंपैरेटिवली छोटा, ठीक है। तो क्लोराइड अंदर चला जाता है और बाइकार्बोनेट बाहर आ जाता है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग, इस एक्सचेंज को, दोनों का जो एक्सचेंज है इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इससे बेनिफिट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। अगर बाइकार्बोनेट बाहर ना आए, अंदर ही बने रहें आरबीसी के, तो ये क्योंकि आरबीसी में जो स्पेस है कमी पड़ जाती है और
इसकी जब आप जानते हो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, जब ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिएक्शन की स्पीड कम होने लगती है और बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वही है बस। उसी को ये रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो इसलिए इस प्रोडक्ट को इधर ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और ये वही थ्योरी है कि एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, हम जानते हैं CO2 डिफ्यूजेज इनटू RBC रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म HCO3 एंड H+, ठीक है। और एल्वियोलाई साइड अपोजिट होगा, बाइकार्बोनेट बनेगा, हम ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। वहाँ 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था, यहाँ पर 100 ml ब्लड, वो भी कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ पर कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड, या 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और प्लाज्मा में 7% जो CO2 है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये सिंपल है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करके मुझे भेजोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, हो जाएगा आसानी से। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, ये हो जाएंगे क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव हैं, तो ये क्वेश्चंस सॉल्व करके फोटो खींच के मेरे नंबर पर आज ही शाम तक मुझे ज़रूर भेजोगे।